नमस्कार दोस्तों, हर्षाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हाल ही में केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री श्री एच.डी. कुमारस्वामी ने स्पेशलिटी स्टील के लिए पीएलआई योजना का 1.1 वर्जन लॉन्च किया। यह लॉन्च दिल्ली के विज्ञान भवन में हुआ। मार्च 2020 में इस पीएलआई योजना की शुरुआत की गई थी, जिसमें शुरू में सिर्फ 3 सेक्टर्स, 3 इंडस्ट्रीज को टारगेट किया गया था, लेकिन बाद में इसे धीरे-धीरे विस्तारित करके 14 सेक्टर्स तक पहुंचाया गया। 14 सेक्टर्स इसमें इंक्लूड किए गए। इस योजना के तहत हमारी जो केंद्र सरकार है, वो विभिन्न कंपनियों को लैंड, लेबर, कॉस्टली कैपिटल, इन सब चीज़ों में रियायत देती है और इन रियायतों का, इन सब्सिडीज का मुख्य उद्देश्य होता है कि प्रोडक्शन की लागत कम हो, उत्पादन की लागत कम हो। लेकिन इसका अर्थ क्या ये होता है कि हमारे देश में उत्पादन की लागत ज़्यादा है, जिसके कारण कंपनियां भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने से झिझकती है और इसी को बढ़ावा देने के लिए सरकार को इस प्रकार की कोई एक योजना लॉन्च करनी पड़ी। और अगर योजना लॉन्च करनी भी पड़ी तो उसे सिर्फ इन विशेष 14 सेक्टर्स के लिए ही क्यों रखा गया? इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर हम आज के हमारे इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। जो पीएलआई स्कीम है, जैसा कि उसके नाम से स्पष्ट है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार द्वारा मार्च 2020 में लॉन्च की गई थी। जब यह स्कीम लॉन्च की गई थी तो उस समय सिर्फ यह 3 सेक्टर्स के लिए ही, शुरुआत में 3 सेक्टर्स ही इस स्कीम का हिस्सा थे। लेकिन मार्च 2020 में जब हमारी केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत मिशन लॉन्च किया, मेड इन इंडिया की कॉन्सेप्ट्स को पहली बार विश्व के सामने, विश्व पटल पे लाई गई, तो साथ ही में यह प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम भी शुरू की गई थी। शुरू में 3 सेक्टर्स इस स्कीम का हिस्सा थे, लेकिन बाद में इसे विस्तारित करके 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों तक पहुंचाया गया। 1 फरवरी को, अच्छा उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। इस योजना का उद्देश्य है कि जो भी कंपनियां भारत में अपना प्रोडक्शन यूनिट स्टार्ट करना चाहती है, प्रोडक्शन की फैक्ट्री वगैरह लगाना चाहती है, जहां पे उत्पाद भारत में बने, भारत में निर्मित हो, तो उनको गवर्नमेंट विभिन्न उनकी कॉस्ट को कम करने के लिए सब्सिडीज देती है। जैसे कि लैंड लैंड मुहैया की कराई जाती है, लेबर वगैरह उनको मिले, फैक्ट्री में काम करने के लिए वर्कर मिले, इसके लिए सरकार प्रोत्साहन प्रदान करती है। कम कैपिटल पे उनको लोन वगैरह की सुविधा दी जाती है। अच्छा, इसका एक और जो उद्देश्य है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। और फिर विश्व पटल पे जो भारत में इस प्रकार से उत्पादित वस्तुएं हैं, जो भारत के उत्पाद हैं, उनको विश्व पटल पे कॉम्पिटिटिव बनाना, ये भारत का लक्ष्य है, हमारे देश की केंद्र सरकार का लक्ष्य है। इस स्कीम के तहत 1 फरवरी 2021 को जब हमारी वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने बजट प्रस्तुत किया था, उस समय इस योजना के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए का विशेष बजट आवंटित किया था। उस समय के बजट में यह उद्देश्य लिया गया था कि आने वाले 5 वर्षों में इस योजना के तहत 500 बिलियन यूएस डॉलर्स का एक्सपोर्ट हमारे देश से किया जाएगा। तो ये जो योजना है, इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं और देखते हैं कि इसमें कौन-कौन से सेक्टर्स कवर्ड हैं। इसमें 14 सेक्टर्स को टारगेट किया गया है। कौन-कौन से वो सेक्टर्स हैं? वो हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मेडिकल डिवाइसेस, ऑटोमोबाइल्स एंड ऑटो कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग, फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग्स, स्पेशलिटी स्टील, टेलीकॉम एंड नेटवर्किंग प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, व्हाइट गुड्स जैसे कि एसीज और एलईडीज, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, सोलर पीवी मॉड्यूल्स, एडवांस केमिस्ट्री, सेल बैटरी एंड ड्रोन कंपोनेंट्स। ये जो सेक्टर्स हैं,
ये इस योजना के लिए नामित किए गए हैं। तो हमने क्या इसमें महत्वपूर्ण जानकारी देखी कि मार्च में 2020 में ये योजना शुरू हुई थी और वर्तमान में इसमें 14 सेक्टर्स को इंक्लूड किया गया है। मार्च 2020 से लेके अभी तक अगस्त 2024 तक का ये डेटा है हमारे पास। अगस्त 2024 का जो गवर्नमेंट का पब्लिश डेटा है उसके अनुसार इस योजना के जो अचीवमेंट हैं वो क्या-क्या हैं। इस योजना से हमें 1.46 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमारे देश में मिला है, हमें निवेश प्राप्त हुआ है। दूसरा जो अचीवमेंट है वो है कि 12.5 लाख करोड़ का प्रोडक्शन हुआ है इस योजना के तहत। जो विभिन्न कंपनियों ने इससे फायदा लिया है उन्होंने इस योजना से 12.50 लाख करोड़ का प्रोडक्शन किया है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 9.5 लाख जॉब क्रिएट हुए हैं। ये एक डिबेट का मुद्दा हो सकता है, लेकिन सरकारी आंकड़े तो यही कहते हैं। उसके बाद अगस्त 2024 तक इस योजना से 4 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट किया गया है, जिसमें प्रमुख भूमिका इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की रही है। एक और जो हमें इसमें अचीवमेंट मिला है वो ये है कि मेड इन इंडिया स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट, जो कि 2017-18 में $334 मिलियन का हुआ करता था, 2022-23 में $11 बिलियन तक पहुंच गया है। हालांकि यह योजना अभी तक सरकारी आंकड़ों के अनुसार और प्रत्यक्ष रूप से सफल होते हुए ही दिख रही है, लेकिन इसके सामने कुछ चुनौतियां भी है। वो क्या-क्या हैं हम देखते हैं। अच्छा, ये जो 14 सेक्टर्स का चयन किया गया है, ये अभी तक भी स्पष्ट नहीं है कि इसके पीछे क्या मापदंड थे जिसके तहत इन 14 विशेष सेक्टर्स को चुना गया। अगर गवर्नमेंट का उद्देश्य प्रोडक्शन की लागत को कम करना और मेड इन इंडिया की स्कीम को बढ़ावा देना है, तो क्यों ना इसे 14 सेक्टर्स से बढ़ाकर बाकी अन्य सेक्टर्स को भी फायदा पहुंचाया जाए, क्योंकि जो इन 14 सेक्टर्स के सामने समस्याएं हैं, वैसी लगभग समस्याएं हर एक प्रोडक्शन यूनिट हमारे देश में फेस कर रही है। अच्छा, एक और चीज जो है कि इस योजना के तहत प्रोडक्शन पे ही मेन फोकस है। मेन फोकस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हो, हमारे यहाँ पे निर्मित हो, लेकिन रिसर्च और इनोवेशन के लिए इसमें कोई विशेष प्रावधान या विशेष इंसेंटिव कंपनीज के लिए नहीं है। अगली जो चुनौती है कि टेक्नोलॉजिकल बेस हमारे यहाँ पे अभी भी उतना विश्व स्तरीय नहीं है, मजबूत नहीं है। सप्लाई नेटवर्क्स और इंफ्रास्ट्रक्चर की गैप्स अभी भी हमारे देश में है। क्वालिटी स्टैंडर्ड्स एंड मार्केट एक्सेस बैरियर्स। सो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स स्पेशली जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं, इस प्रकार की जो छोटे स्तर के व्यापार हैं या प्रोडक्शन यूनिट्स हैं, उनके लिए क्वालिटी हमेशा इंश्योर करना और उनके लिए एक बेहतर मार्केट उपलब्ध कराना, बेहतर मार्केट मुहैया कराना भी इस योजना से के लिए एक चैलेंज बनके साबित हुआ है। पीएलआई योजना को और ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए गवर्नमेंट को प्रोडक्शन के साथ साथ इनोवेशन पे भी ज्यादा जोर, ज्यादा थ्रस्ट देना चाहिए। अनुसंधान और विकास या अनुसंधान इनोवेशन को काफी ज्यादा बढ़ाना चाहिए। छोटे उद्योगों को समर्थन देने के लिए क्लस्टर टाइप की जो मॉडल्स हैं उनको भी प्रमोट किया जा सकता है। जैसे कि पहले SEZ की जो योजना हुआ करती थी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन की, उसके तहत विभिन्न कंपनियों को एक क्लस्टर में, एक क्षेत्र विशेष में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन दिया जाता था और उसमें उन्हें टैक्स में विशेषकर छूट दी जाती थी। तो क्लस्टर लेवल की अप्रोच भी अपनाई जा सकती है। इस बात में कोई चैलेंज नहीं है कि ये वाली जो योजना है ये भारत के लिए क्रांतिकारी योजना साबित हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमको घरेलू स्तर पर कुछ बुनियादी परिवर्तन करने की भी जरूरत है। जैसे कि हमारे देश का जो रिसर्च बजट है वो काफी कम है, तो रिसर्च और इनोवेशन को, R&D को बढ़ावा देने के लिए काफी ज्यादा
इस योजना को विशेष रूप से सफल बनाने के लिए आवश्यकता है। और इस प्रकार की योजनाएं, इस बात में कोई शक नहीं है, इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत को वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए ये योजना लॉन्च की गई है और काफी हद तक ये योजना सफल भी सिद्ध हुई है। लेकिन अगर सही रणनीति अपनाई जाए और इस पर अन्य सेक्टर्स को भी खोला जाए तो यह योजना एक बहुत अच्छा टूल साबित हो सकती है भारत को विश्व का मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने में, और हमारी जो निर्भरता इंपोर्ट पर है उसको कम करने के लिए। इस वीडियो से संबंधित महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। आप उन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को रेफर कर सकते हैं अपनी एग्जाम्स की तैयारी के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं जब तक इसी प्रकार के एक अन्य वीडियो में। थैंक यू।